लियो। नमस्कार। अपना नोटबुक खोलना है, पेन खोलना है। मैं कुछ विधान करने जा रहा हूं, तो उन विधानों के साथ आप कितनी हद तक सही सम्मत हो या नहीं हो, ये तय करना है। तो अपना माइक्रोफोन बंद करना मत भूलिएगा। ओके। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के सिद्धांतों के मुताबिक मैं कुछ विधान करने जा रहा हूं। 2 या 3 विधान होंगे। उसको आप किस नजरिए से देखते हो या इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये तथ्य है, ये सत्य है, हकीकत है, या केवल मान्यता है जिसके साथ आप सम्मत हो या नहीं हो? अगर तथ्य है, हकीकत है, तो इसका स्वीकार करना है हमको। लेकिन अगर वो मान्यता है आपकी या मेरी या किसी की भी, तो इसका मतलब है या तो आप उसके साथ सम्मत हो या नहीं हो। तो वो भी आपको तय करना होगा। तो जैसे कि पहला विधान है, मनोवैज्ञानिक विधान है, जो आप लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने बचपन के उछेर का गुलाम है या सर्जन है। 2 शब्द बोलता हूं अलग अलग, गुलाम है या सर्जन है। अच्छा, इसको आप तथ्य मानते हो? इज इट अ फैक्ट, या ये टीए का, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का, या मेरा? क्योंकि मैं खुद इस मान्यता के आधार पर इतने सालों से मेरा जीवन, मेरा प्रोफेशनल जीवन, खुद का तो है ही, लेकिन प्रोफेशनल काउंसलिंग के दायरे में किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए मैं इस मॉडल का बहुत उपयोग करता हूं। तो इस मॉडल को कहा जाएगा हिस्टोरिकल मॉडल। इसको कहेंगे हम हिस्टोरिकल मॉडल। प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का बंधारण है, और ये बंधारण आपको मिला है आपकी बचपन की उछेर के दरमियान माता पिता के द्वारा। अब आप इसके गुलाम हो या आप उस सर्जन की प्रोडक्ट, उत्पाद हो। तो ये पहला मॉडल है जिसको कहा जाएगा हिस्टोरिकल मॉडल। ओके। दूसरा विधान में बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी हो, आपकी कमजोरियां हैं, आपकी शक्तियां हैं, वो आपके माँ बाप की देन है ना? आपकी कमजोरियां खास करके, आपकी शक्तियां भी, जो भी है, खास करके कमजोरियों के लिए आपके माता पिता दोषी है। जैसे उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया या आपको कुछ दिया, देने में कुछ गलतियां की, तो इन्होंने अपनी हैसियत से या अपनी काबिलियत से, क्योंकि मातृत्व या पितृत्व का कोई शिक्षा नहीं दिया गया, कोई तालीम नहीं दी गई, किसी ने उनको ये सिखाया नहीं पास में बैठ कर कि बच्चे का उछेर कैसे करना है, बच्चे की आवश्यकता को कैसे पूरा करना है, वो सब उनको पता नहीं था। आप में से कई लोग माता पिता आज हो, आप अपने बच्चों की लालन पालन उछेर करते हो, लेकिन वो आपकी काबिलियत के अनुसार, आपके हैसियत के अनुसार, या आपको किसी ने सिखाया नहीं है। फिर भी बच्चा आपका जो भी है, बच्चे के अंदर कोई भी कमी होगी आपके, तो इसके आप दोषी रहेंगे। तो बच्चे में कोई भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो माता पिता उसके दोषी है। ये दूसरा विधान है मेरा।
और फिर मैं चर्चा को खोलता हूं आपके समक्ष। अब तीसरा विधान है मेरा, पहले समझ लीजिए, फिर आपको जो लिखना है वो लिखना है और फिर तय करना है कि ये हकीकत है या एक मान्यता है, मनोवैज्ञानिक मान्यता है। इसके साथ आप सम्मत हो या आप नहीं हो। तो ये हकीकत ये है कि अब आपके पास एक बंधारण मिल चुका। देखिए कि आप एक बच्चा लेकर के जन्मे, जब आप जन्मे तब आपके पास केवल बाल मानस था, बाल मानस, चाइल्ड ईगो स्टेट था। फिर जन्म के प्रथम 2 साल दरमियान धीरे धीरे माता पिता ने अपने उछेर के दरमियान आपके अंदर एक दूसरे व्यक्तित्व का, दूसरी मनःस्थिति का आरोपण किया। वो दूसरा मनःस्थिति है जिसको कहेंगे पेरेंट ईगो स्टेट। सबसे पहले आप लेके आए बाल मानस, चाइल्ड ईगो स्टेट। फिर जैसे जैसे आपका उछेर होता गया आने वाले 4 सालों में, दरमियान आपके अंदर माता पिता ने अपनी क्षमताओं के अनुसार, काबिलियत के अनुसार, कमजोरियों के अनुसार वो अच्छा बुरा कहते रहे, जिसके अनुसार उन्होंने आपके अंदर दूसरा मनःस्थिति आरोपण किया, वो है पेरेंट ईगो स्टेट। तो पहले आपका चाइल्ड ईगो स्टेट था, वो जन्मजात था। फिर आपका पेरेंट ईगो स्टेट, वडील मानस बना, मनःस्थिति बनी, ये दूसरा। अब इसके बाद 4 साल के बाद, 7 साल के बाद, जनरली 7 साल के आयुष्य के बाद आपके अंदर तीसरा व्यक्तित्व, तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व, तीसरी मनःस्थिति धीरे धीरे निर्माण होती गई, बनती गई। वो मनःस्थिति है एडल्ट ईगो स्टेट, वो बाद में बनी। वो आपका खुद का उपज है, आपका खुद का निर्माण है। तो चाइल्ड ईगो स्टेट आप बचपन में लेके आए, पेरेंट ईगो स्टेट आपके माता पिता ने अपने उछेर के दरमियान आपके अंदर डाला। एडल्ट ईगो स्टेट आपने अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे आप डालते गए। अब आपका व्यक्तित्व बंधारण बन गया 3 मनस्थिति का। देयर आर 3 ईगो स्टेट्स। तो अब आपका व्यक्तित्व बंधारण तय हो गया। तो मेरा तीसरा विधान है, वो जो व्यक्तित्व बंधारण हो गया वो कायमी है। इस बंधारण को कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल मॉडल। सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल मॉडल की चर्चा कर चुका, आपका व्यक्तित्व कैसे धीरे धीरे बनता गया बचपन से लेकर आज तक। अब एक बंधारण बन गया, वो कायमी बंधारण है। उसी के अनुसार आप अपना वर्तन व्यवहार करते हो। उस बंधारण में काफी सारी कमियां होगी, काफी सारी क्षमताएं होगी। तो उसको साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपना वर्तन व्यवहार इस समय कर रहे हो, जिसके ऊपर आपका कोई काबू नहीं रह सकता। अभी आप अत्यंत कठोर हो या बिल्कुल बच्चे की तरह हो, किसी बात को गंभीरता से लेते नहीं, जीवन में आनंद मनाते नहीं, अपने कामों को, जिम्मेवारियों को अत्यंत गंभीरता से लेते हो, यह आपका बंधारण का प्रताप है। तो ये तीसरा विधान हुआ कि आपका बंधारण ढांचा, आपका व्यक्तित्व बंधारण एक बार तय हो गया, फिर इसको बदलना नामुमकिन है। अब इसी के अनुसार आपको बाकी का पूरा जीवन, क्योंकि बीज जो डाला उस बीज के आधार पर एक वृक्ष बना, और वही वृक्ष आज इतना विराट हो चुका है। अब इसको कौन बदल सकता है ना। तो जैसे कि मैं चाहता था फूलों का महकता हुआ एक बगीचा, इसके बदले में मैंने बो दिया या किसी ने बो दिया कांटों का पेड़,
तो फूलों के बदले कांटों का पेड़ उग गया। अब इसको कौन बदल सकता है? तो किसी का व्यक्तित्व बंधारण बदलना असंभव है, इसी के अनुसार जीता है। तो इससे आपका बनता है पूरा समाज। तो ये समाज में जो विविधता आप देखते हो, अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व देखते हो, है ना। कोई बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं, बहुत कोई अत्यंत कठोर होता है, कोई एकदम तटस्थ, लागणियों का अनुभव नहीं करने वाले, गंभीरता से अपना काम करने वाले। तो बहुत सारे प्रकार के लोगों को आप देखोगे अपने जीवन में, अपने कुटुंब में, अपने कार्य स्थानों में, हर जगह देखोगे। ये ढांचा समाज का बन गया, फिर अभी बदलना मुश्किल है, क्योंकि इसकी नींव बचपन में है, पहले 4 सालों में। और ये व्यक्ति आज 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का, 60 साल का, अब कैसे बदला जा सकता है? तो ये 3 विधान जिसके जरिए मैंने आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के 2 मॉडल समझाए। एक आपके खुद के व्यक्तित्व को समझने के लिए हिस्टोरिकल मॉडल, अगर तुम में कोई कम शक्ति है, कोई कमजोरी है, कोई मर्यादा है, तो समझने के लिए बचपन में जाओ। माता पिता ने क्या उछेर किया, क्या दिया, क्या नहीं दिया, है ना। तो वो आपका हिस्टोरिकल मॉडल है। आप बचपन में कैसी परिस्थितियों का सामना करते हुए माता पिता ने आपका उल्लेख किया हुआ है। तो वो था हिस्टोरिकल मॉडल, और उसी के आधार पर जो आपका निर्माण हो चुका, अभी जो बंधन बन चुका, जिसका मैं चर्चा कर चुका हूं और आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वो है आपका मॉर्फोलॉजिकल मॉडल। वो आपका बंधारण है ना। हिस्टोरिकल मॉडल, मॉर्फोलॉजिकल मॉडल, वो दोनों के सर्जन में आपके माता पिता दोषी है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की, मेरी भी बहुत कमजोरियां हैं। तो वो कमजोरियां मैंने अपने आप नहीं मांगी, वो माता पिता ने अपने उछेर में डाल दी मेरे अंदर, तो वो दोषी है। हाँ, शक्तियों के लिए उनका मैं आदर जरूर करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं। वो कमजोरियों के कारण मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरे जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कंगाल हूँ, या मैं निष्फल आदमी हूँ, मैं कमजोर आदमी हूँ। तो इसके लिए मेरे माता पिता दोषी है। तो ये 3 विधान है जो चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष आगे की चर्चा को चालू करने के पहले रख रहा हूँ, है ना। दिस इज एन एक्टिविटी। तो इसके ऊपर बहस करेंगे थोड़ा हम आपके साथ। तो जो भी बोलना चाहे पहले अपना नाम बोलेंगे, हरिओम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उतना समय बचाएंगे। तो कोई भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को सुना। हाँ, केतन भाई, आप कुछ कहना चाहते हो, ये बताइए। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि जो हिस्टोरिकल मॉडल है उसकी कम रहती है, और जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल मॉडल है उसकी इफेक्ट ज्यादा रहती है पूरे जीवन तक, क्योंकि दोबारा वो रिपीट करिए, आपकी उच्चार स्पष्ट नहीं आई। तो अच्छा। आपके 2 मॉडल में से आप क्या कहना चाहते हो? जी, मैं चाहता हूँ कि जो हिस्टोरिकल मॉडल है उसकी हाँ, असर पूरे जीवन में बहुत कम रहती है, और उसमें हिस्टोरिकल माँ बाप मॉडल की कम रहती है। जी, अच्छा। और उसमें माँ बाप का जो उसमें पार्ट है वो कम है, बहुत कम है। और जो हमने खुद एडल्ट ईगो स्टेट में मॉर्फोलॉजिकल जो मॉडल है जो हमने चुना है खुद, जब हम हाँ, चुन सकते थे और हम डिसाइड कर सकते थे, उसकी असर पूरे जीवन में ज्यादा रहती है। और जो अच्छा। तो हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं आपके विधान का एक चौथा स्टेटमेंट बना देता हूँ जी कि व्यक्ति जो भी है आज, आप लिखिए, सब जी लिखिए, ये चिंतन के लिए होगा आपके, कि जी व्यक्ति जो भी है आज, मैं जो भी हूँ, आप जो भी हो, वो आपका खुद का निर्माण है। यस इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। आप जो भी हो, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, जी जो आपकी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, या जो आपकी जीवन की हार है, जो आप पा नहीं सके, वो आपकी सिद्धि असिद्धि के लिए, उपलब्धियों के लिए, नुकसान के लिए, हार के लिए आप खुद जिम्मेवार हो, कोई और नहीं हो सकता। आपके माता पिता को तो आप कतई दोषी नहीं ठहरा सकते। ये कीर्तन भाई का चौथा विधान हुआ। अच्छा, तो इसका भी आप थोड़ा सोच के जवाब देंगे। जी
अच्छा, तो आपका शुक्रिया केतन भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो हम इसको चर्चा करते रहे, मन में चिंतन करते रहे, और किसी को कुछ, जो 3 या एक चौथा विधान भी हो चुका अभी, इसमें से किसी मैं एक हिमाली बोल रही हूँ। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ, जो केतन भाई ने कहा और जो आप बोल रहे थे कि आज हम जो भी है जैसे भी है उसमें माता पिता दोषी है हमारे, लेकिन जो केतन भाई ने कहा और जो मैंने सुना है कि वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स, तो फिर हम माता पिता को दोषी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका उन्होंने मतलब भी जो सुना है हाँ वो जैसे है, वो उनके माता पिता ने सिखाया। हाँ हाँ। तो इसका मतलब है, आपका कहना है कि माता पिता को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना, क्योंकि वो खुद अपनी उछेर के गुलाम है। मतलब एक परंपरा चलती आई है इस समाज में, है ना। कमजोर माता पिता ने कमजोर बाप बच्चा बनाया, कमजोर बच्चा आगे चल करके मातृत्व पितृत्व धारण करके आगे बढ़ा, और उसने अपने बच्चों का लालन पालन किया। तो इसी तरह ये एक परंपरा समाज में चली। तो मैं 5वां विधान आपके कहने पर शायद मेरे दिमाग में आता है कि ये समाज, आपको 5वां विधान में चिंतन के लिए दे रहा हूँ कि कमजोर माता पिता ने कमजोर बच्चों का लालन पालन किया, जो आगे चल करके कमजोर माँ बाप बने, और आगे चल करके कमजोर बच्चों का और पालन पालन, मतलब एक परंपरा समाज में चलती रही है। इस समाज में कई सारी विकृतियां हैं, है ना, बहुत सारी गुनाह किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ कि समाज जो आदर्श होना चाहिए था वो नहीं है, विकृत समाज है, लोग विकृत है। विकृतियों की मात्रा अलग अलग है, वो अलग बात है कि जैसे कि मैं आपको बहुत 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 अच्छा इंसान लगता हूँगा, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी विकृतियां हैं। तो समाज में जितनी भी विकृतियां हैं, ये परंपरागत है ना, ये उतरती आई है। इसको बदलना नामुमकिन है, समाज को बदल नहीं सकते आप। ये 5वां विधान होगा। तो केतन भाई और हिमालय की चर्चा पर ये विधान मैं आपको आपकी चिंतन के लिए दे रहा हूँ, आपको जो भी कहना है थोड़ा, क्योंकि मैं वार्मिंग अप कर रहा हूँ। मैं अभी सर एक थीम चर्चा में पढ़ रहा हूँ इसलिए। हाँ जी, बोलिए लिपि बहन। नहीं, जागृति सर। हाँ जागृति बोलो। हाँ सर, मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि वॉट एवर वी आर टूडे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट ये होता है कि एज अ चाइल्ड उस समय, क्योंकि हम बोलते हैं हमेशा हमारे पास चॉइस होती है कि हमको कौन से रास्ते जाना है, एंड दैट वे अवर पर्सनैलिटी बिल्ड्स अप। लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे नहीं पता था कि मुझे चॉइस क्या लेनी है। तो वो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये स्टेटमेंट वहां पर एज अ चाइल्ड, क्योंकि उस समय जब हम बोलते कि 4 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक मेरा मेरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, तो अगर वो सब ब्लूप्रिंट तैयार हो गया तब मेरे पास क्या एस्केप होने का चांस था? क्या तब मेरे पास चॉइस थी कि मुझे क्या करना, लेना चाहिए अपने लिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब मेरी समझ डेवलप हुई तब से मुझे लगता है कि मेरे पास चॉइस थी। ऐसा मुझे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और उसका अगर कुछ समाधान हो तो मुझे समझ में आए। समाधान मुझे करना नहीं है, मैं आपको नहीं, समाधान अंडरस्टैंडिंग। नहीं, चिंतन के बीज आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, है ना, जिसके आधार पर या तो आपके अंदर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, या आप अपनी कमजोरियों के साथ जीने का सामान तय करेगी। तो मैं कोई जवाब देने वाला नहीं इसी में। तो आपके विधान से एक ऐसा तथ्य आया कि जितने भी विधान अब तक किए गए 5 विधान, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है उसमें से कहीं, है ना, वो तथ्य नहीं, उसमें विवाद हो सकता है। सभी विधानों के बारे में विवाद हो सकता है, और जिस विधानों पर विवाद हो सकता है वो विधान मान्यताएं हैं। मतलब है कि 5 मान्यताएं बना चुके हैं हम, ये तथ्य नहीं है, मान्यताएं हैं। जागृति बेन का कहना ये है, ठीक है क्या जागृति बेन, कि आप इस पर बहस करना चाहोगे भविष्य में, इन सभी विधानों पर आप बहस करना चाहोगे, है ना? तो कुछ मैं पे लिपि इस बेन पे को इस पे डिस्कशन, यस, डिस्कशन हाँ इस पे। हाँ ओके, लिपि बेन को कुछ कहना है। સર સર પોતાની લાઈફમાં એવું લાગે કે નાનપણનું इन चाइल्डहुड जो भी हमने जो अपब्रिंगिंग था उसकी इफेक्ट रहती है
बट वी हैव अ फ्री विल टू लाइफ में आगे चल के विवेक बुद्धि यूज करके यू कैन चेंज. इट्स नॉट एन इजी कोर्स, बट ये खुद के लिए लगता है. बट व्हेन यू सी अराउंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही काफी ऐसे लोग होते हैं जो either they refuse to change और कि नहीं ये बचपन का ही असर है अभी तक. तो वो समझ में नहीं आता कि am I right और are they right. इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड जो विधान थे उसमें whether the historical model और the morphological model समझ में नहीं आता कि बचपन की इफेक्ट हमेशा ही रहेगी. मैं जो सवाल तो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना सर वही उसी का आपको इसका जवाब देना होगा. मोर और लेस. ओके, तो मैं आपकी सर ज्योति, आपकी उलझन भी मैं समझ सकता हूँ. पहले वो ज्योति बहन को समझ लेता हूँ, फिर मैं मेरा विधान करता हूँ. अच्छी ज्योति बहन. સર મને લાગે છે કે પહેલા બે સ્ટેટમેન્ટ તથ્ય છે. એ દોષારોપણનો નહીં, એવું સવાલ નહીં નથી બોલી શકો. તમારે એ વિધાન બોલવાનું રહેશે. કારણ કે હવે કયું પહેલું ને કયું બીજું એ મને ખબર નથી, હવે યાદ નથી રહ્યું. તમારા તમે મહદઅંશે તમારા ઉછેરને આધારે તમે તમારું બંધારણ થાય છે. ઓકે ઓકે. પરંતુ જે ત્રીજું વિધાન હતું મોર્ફોલોજીકલ મોડેલ, તમે એકવાર એ સ્વીકારી લો કે આ બંધારણ ચેન્જ કરી શકાય અને તમારી આટલી વીકનેસ છે તો પછી તમે એની પર કામ કરી શકો. ओके, इसका मतलब है कि आपको यादी बनाना होगा क्षमताओं की, शक्तियों की, अपनी कमजोरियों की, अपनी मर्यादाओं की. और ज्योतिबेन का कहना है कि मर्यादाएं जो है आपकी, कमजोरियां जो है आपकी, उस पर काम कर सकते हो आप, इसको बदल सकते हो आप. मतलब कि आपके व्यक्तित्व का वर्तमान बंधारण मॉर्फोलॉजिकल मॉडल है ना, जो आप ईगोग्राम के दरमियान बना चुके हो और जिसमें से कुछ बंधारण में अगले रविवार को आपसे लेकर के चर्चा करने वाला हूँ. तो जैसे कि मेरे अंदर मैं जब तक टीए नहीं सीखा था तो मेरे अंदर बच्चा नहीं था, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था. मैं खुशी नहीं मना सकता था, मैं बहुत गंभीर रहता था. अपने कामों को, अपनी पढ़ाइयों को, अपनी जिम्मेवारियों को अत्यंत गंभीरता से लेता था. मेरे चेहरे पर हमेशा एक प्रकार की गंभीरता रहती थी. वो बदलाव लाना है तो मेरी कमजोरियों को समझकर धीरे धीरे मुझे वो बदलाव लाना है. तो अपनी मर्यादाओं को, कमजोरियों को समझ करके दूर करते हुए अपनी क्षमताओं का बढ़ाना, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है. ये आप कर सकते हो. ऐसा ज्योतिबेन का विधान है, मैं उम्मीद करता हूँ. ठीक है ज्योतिबेन? हाँ सर. ओके, तो अब ये विधान छोड़ रहा हूं मैं कि अपनी कमजोरियों को पहचानिए. टीए का जो सेंट्रल कोर थॉट, विचार, चिंतन है, अपनी कमजोरियों को, मर्यादाओं को समझिए. अपने माता पिता को दोषी न ठहराइए कि उन्होंने क्या दिया आपको, क्यों ये जो चाहिए था वो नहीं दिया उन्होंने. उनको दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है. आप अपनी कमजोरियों को इस समय काम करिए, मर्यादाओं पर इस समय काम करिए, इसको धीरे धीरे कम करते जाइए और क्षमताओं को बनाते जाइए. तो ये रहेगा आपका फ्रीडम, स्वतंत्रता, आपका अधिकार. तो पूरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अधिकार पर बना हुआ है, व्यक्तिगत अधिकार. ये तुम्हारा अधिकार है, बदलाव लाना तुम्हारा अधिकार है. ये कोई नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ. तो इस चर्चा का ये सार है. अगर एक या दो व्यक्ति कुछ इसमें कहना चाहे. सर दीपा बोल रही हूँ. हाँ जी सर मैं तो यही मानती हूँ, जो चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट, ये तीनों जो स्टेज है अपना पूरा लाइफ के लिए डिपेंड है. यानी कि तीनों का एक दूसरे के साथ भिन्नता है, ऐसा ही मैं मानती हूँ सर. हाँ, तीनों का एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, तो ही हम अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है. इसलिए यानी कि आगे बढ़ के हम लोग जो भी स्टेज है वो एक से एक बढ़कर आए हैं. तो पूरा का एक्सपीरियंस जो है उस हिसाब से तीनों डिपेंड करेगा एक व्यक्ति का लाइफ में, ऐसा मैं मानती हूँ सर. ओके, ठीक है. मैं लेकिन अपनी जो चर्चा है, जो 5 विधान हम बना चुके हैं पारस्परिक चर्चा में, उसके साथ इसका संबंध मैं समझ करके आपको और ज्यादा थोड़ा टिप्पणी करूंगा. ठीक है, आपका विधान भी मैं स्वीकार करता हूँ.
मनीषा बेन को कहना है वो अंतिम विधान रहेगा, फिर एक आध विषय आगे चर्चा चलाएंगे। હરિઓમ સર, हाँ એટલે આ જે બધી ચર્ચા થઈ ને, પણ એમાં એવું છે કે ઉછેર બાબતે સમાજમાં ઘણા કેરેક્ટર એવા હોય છે કે જે ઉછેર છે એ બરાબર છે ને એમાં કઈ ચેન્જ કરવા માંગતા નથી, એના કારણે કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે બધા લોકો સાથે. એ કરી શકાય એ વાત સાચી છે, પણ એ જે કેરેક્ટર એ પોતે સમજે તો જ ને, એના કારણે બીજા બધા જે દીપાબેને કીધું ને એમ બધાને સર્કલ અડે છે, એટલે બીજાને બહુ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે. સામેનાને ખબર નહીં પડે કે આને ચેન્જ કરવું જોઈએ, પણ એ લોકોને એમ જ લાગે છે કે અમે સાચા જ છીએ. मैं आपका समझ रहा हूँ। देखो, समाज ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, साधारण सामान्य नहीं है। बहुत सारी विकृतियां देखते हैं हम, है ना। गुनाखोरी देखते हैं, असामान्य असाधारण व्यक्ति देखते हैं जो गलत वर्तन व्यवहार करने वाले हैं। तो ये समाज अभी बदला नहीं जा सकता, बदल नहीं सकते इसको हम, है ना। असंभव है, क्योंकि अपना जिम्मेवारी कोई समझते ही नहीं, जैसे वैसे के वैसे चला रहे अपने आप को। तो मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, लेकिन लोगों को कैसे? और वो एक लोग नहीं, असंख्य लोग हैं, उनको बदलना मेरे हाथ की बात नहीं है। तो ये तो छठा विधान हो जाएगा मनीषा बेन का, तो जिसके ऊपर आप और चिंतन करेंगे कि खुद को बदलना तो ठीक बात है, औरों को बदलने से ही समाज बदलेगा। एक के बदलने से पूरा समाज कैसे बदलता है? तो पूरा समाज बदलना मेरे लिए असंभव है, या ये असंभव है। समाज जैसा चल रहा है वैसा का वैसा चलता रहेगा, है ना। तो चलो इसके ऊपर थोड़ी और चिंता बहस करेंगे आज। मैं आपको माता पिता की बात कर रहा था, आपके मेरे, है ना। उन्होंने जैसा हमारा उछेर किया उस विषय पर मैं आता हूँ कि जब आप बच्चे थे, आपने इस संसार में प्रवेश किया, तो आपकी कुछ आवश्यकताएं थी, आवश्यकताएं, नीड्स, बेसिक नीड्स, है ना। तो वो नीड्स, वो आवश्यकताएं पूरी करने का काम माता पिता का था, क्योंकि आप तो एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, और आपकी भोजन की आवश्यकता, आपकी स्पर्श की आवश्यकता, आपकी प्यार दुलार की आवश्यकता आप पूरी कर सके ऐसी क्षमता ही नहीं थी। आप तो बहुत कमजोर व्यक्ति थे, है ना। नया जन्म लिया हुआ बच्चा, नियोनेट, नवजात शिशु, तो वो 4 आवश्यकताएं लेकर के जन्म लेता है। 4 में से मैं केवल प्रथम 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। तो माता पिता की फर्ज थी, कर्तव्य था कि ये 2 आवश्यकताएं उनको बच्चे के लिए पूरी करना है। तो ये 2 आवश्यकता, और नीचे वाली 2 को फिलहाल छोड़ देंगे आप, इसकी चर्चा भविष्य में करेंगे। तो पहली जरूरत है आपकी, इसको दोनों को कहा जाएगा साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है आपकी। पहली आवश्यकता है स्टिम्युलेशन हंगर, है ना, स्टिम्युलेशन। और फिर मैं खुलासा करने जा रहा हूं, आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि व्हाट इज स्टिम्युलेशन हंगर एंड हाउ इज इट मेट। और दूसरी आवश्यकता है मेरी साइकोलॉजिकल नीड, इसको कहा जाता है रिकॉग्निशन हंगर। मेरी 2 भूख थी जब मैंने जन्म लिया, तो माँ की पेट से बाहर निकला तो 9 महीने तक एक अंधेरी कोठरी में कैद था, है ना। बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, और उस अंधेरी कोठरी को छोड़कर जब मैं बाहर निकलता हूं तो 12 घंटा से लेकर 18 घंटे तक एक दर्दनाक यात्रा होती है। वो तो ज्योतिबेन है, कई सारी तो जो ऑब्स्टेट्रिशियंस है, बच्चों को जन्म देने वाली आरोग्य कार्यकर्ता है या डॉक्टर है, उनको पता है, या पीडियाट्रिशियंस, बच्चों के डॉक्टरों को पता है कि वो 12 से लेकर 18 घंटे की कितनी दर्दनाक यात्रा होती है, आपके ऊपर कितना दबाव डाला जाता है ना। माता की गर्भाशय के अंदर से बाहर निकलना ये दर्दनाक कहानी है, तो इसकी तो बहुत सारी वर्णन मैंने पढ़े हैं। तो दर्दनाक यात्रा करके, एक तो 9 महीने तक आप एक अंधेरी कोठरी में बंद थे, फिर बाहर निकलने की जो यात्रा थी वो भी आसान नहीं थी, उम्मीदों से भरी नहीं थी, और आपने जन्म लिया।
तो जब आपने जन्म लिया तब आपकी दो आवश्यकताएं थी, स्टिम्युलेशन हंगर, रिकॉग्निशन हंगर, है ना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं स्टिम्युलेशन हंगर। आपकी फिजिकल, आप यात्रा करके आए, दरमियान आपको कुछ भी खाना पीना नहीं दिया गया था, किसी ने आपको छुआ नहीं था, देखा नहीं था। तो पहली आवश्यकता है जिसको टीए की भाषा में कहा जाता है स्टिम्युलेशन हंगर, ये आपकी फिजिकल नीड है। फिजिकल नीड, फिजिकल नीड का मतलब है आपको चाहिए स्पर्श। बाहर निकलते ही पहला किसी कोई आपको उठा ले, है ना। हर नवजात बच्चा बाहर निकलते ही सांकेतिक रूप से रोता है। उसका रोना है उसकी सांस की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसके दिल में एक दर्द है कि मैं बहुत कठिन समय गुजार कर बाहर निकला हूं, मुझे उठाओ, मुझे छू लो। तो हर बच्चे को चाहिए स्पर्श, है ना। और ये स्पर्श की आवश्यकता उसकी 2 महीने 2 साल तक रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद ये आवश्यकता बंद हो जाती है, रहेगी, लेकिन मैं चर्चा बाद में करने जा रहा हूँ। तो स्पर्श की आवश्यकता, उठा लो उसको, छुओ उसको, स्नान कराओ उसको, कपड़े बदलाओ उसको, शरीर की सफाई करो उसको, और इसके तुरंत बाद उसको आहार दो, माँ का दूध दो। तो वर्तमान व्यवस्था है कि बच्चा जन्म लेता है 5 मिनट के अंदर ही उसको माँ की छाती पर लगा दो, उसको दूध दो, है ना। तो इससे उसको माता का स्पर्श भी मिलता है, दूध भी मिलता है। अब उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जिसको माता ने जन्म देते ही छोड़ दिया, त्याग कर दिया, या अनाथाश्रम में गए, या उन बच्चों की सोचिए पुराने जमाने में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ इस समय, कि जिनकी माता का बच्चे की जन्म के तुरंत पश्चात मृत्यु हो चुका था, और माँ की मृत्यु के कारण उस बच्चे को न माता का स्पर्श मिला, न माता का दूध मिला। तो ये माता का दूध और माँ का स्पर्श, और फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उसको कुटुंब के और सभ्यों का भी स्पर्श मिलता है। तो बच्चे के साथ आप खेलते हो, है ना, उसको उठाते हो, उसको गोद में लेते हो, कंधे पर लेते हो, थपथपाते हो, तो कितना सारा टच दिया जाता है। तो टच, आप स्नान कराते हो तो इन्फेंट्स, शिशुओं को स्नान कराने की विधि मैंने कई बार देखी, अपने घर में देखी, लोगों के घर में देखी। तो जो स्नान कराया जाता है बच्चे के साथ खिलवाड़ करते करते, उससे बच्चे को मसाज दिया जाता है, तेल मालिश किया जाता है। उस दरमियान जो बच्चे को मिलता है स्पर्श, ये उसकी स्टिम्युलेशन हंगर है। और फिर उसको माँ का दूध दिया जाता है। तो हर बच्चा स्नान करने के तुरंत पश्चात माँ उसको अपनी गोद में लेती है, दूध पिलाती है, और धीरे से बच्चा सो जाता है। तो ये सब जो आवश्यकताएं हुई, शारीरिक आवश्यकता है, स्पर्श की, मालिश की, आहार की, फिर 6 महीने के बाद धीरे धीरे वो आवश्यकता माता की दूध को दूर करते करते, अलग करते करते अन्य आहार से पूरी की जाती है। इस समय मैं भी बहुत खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ। तो ये सब मेरी शारीरिक आवश्यकता है जो स्टिम्युलेशन हंगर पूरी करने के लिए हर व्यक्ति की आवश्यकता है। स्पर्श चाहिए, आहार चाहिए, इससे आपका स्टिम्युलेशन हंगर पूरा होता है। बचपन में वो माता पिता के द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन जब आप बड़े होते जाते हो तो स्पर्श की आवश्यकता अब भी है, आपकी, मेरी भी है। बीमारियों में मैं चाहता हूँ कोई मुझे छुए, मेरे सर पर हाथ रख के मेरा हाथ पकड़े, है ना। तो ये आवश्यकता रहती है, खाली आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो, है ना, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, कोई आपको तुरंत स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आवश्यकता तो है, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये पहली आवश्यकता है जिसको एरिक बर्न ने कहा स्टिम्युलेशन हंगर, फिजिकल नीड्स ऑफ टच एंड फूड। पहले माता के द्वारा पूरा किया गया, बाद में अलग अलग तरीके से पूरा किया गया। जो बच्चों की ये प्राथमिक आवश्यकता जन्म के समय पूरी नहीं की गई, उनकी बेहाल होती है, उसके ऊपर बहुत बड़े अभ्यास किए गए
कि उन बच्चों को आप कितना भी खाना दोगे भविष्य में, लेकिन क्योंकि माँ का स्पर्श नहीं मिला, माता पिता का प्यार का स्पर्श नहीं मिला, तो उनकी क्या हालत होगी वो आप सोच सकते हो। तो ये पहली नीड थी, स्टिमुलेशन हंगर। अब तो आप बड़े हो चुके हो, लेकिन कभी कभी आपको इसकी जरूरत महसूस होती है। आदमी को आदर पूर्वक एक दूसरे का स्पर्श करना चाहिए। जब हम एक दूसरे को खाना देते हैं, खाने के लिए दावत देते हैं या बर्थडे मनाते हैं, किसी के लिए चॉकलेट लेके जाते हैं, तो ये कोई औपचारिक व्यवहार नहीं बनना चाहिए। इसमें हम अपनी स्टिमुलेशन नीड, स्टिमुलेशन हंगर पूरी करते हैं। तो ये पहली आवश्यकता है। अब दूसरी आवश्यकता है जो नॉन फिजिकल है, ये मानसिक है। हर बच्चा चाहता है मान्यता, कि मेरा इस संसार में बहुत कठिनता से जन्म हुआ है, तो मेरी आंखों में देखो, मेरा स्वीकार करो, मेरी मेरी उपस्थिति आपके जीवन में मायने रखती है, उसका आप स्वीकार करिए। तो जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ और एक बच्चा दौड़ करके मेरे पास आता है, तो ये चाहता है कि मेरे पिता या मेरी माँ अपना काम क्षणवार के लिए छोड़ करके मेरी आंखों में देखे, मुझे छू ले, मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ ले। तो मैं कल काबुली वाला सीरियल देख रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर की। एक छोटी सी बच्ची घर के बाहर निकलती है और किसी की आवाज़ सुनती है, दस्तक सुनती है, इसके साथ ये वार्तालाप करती है, तो आंखों में आंखें मिलाई जाती है। तो आंखों में आंखें मिलाने से स्वीकृति की जाती है, मान्यता की जाती है कि आपका मेरे जीवन में अस्तित्व है, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। ऐसा हर बच्चे को लगना चाहिए। तो स्पर्श से उसकी ज्ञान तंतु खिलते हैं, चमड़ी के ज्ञान तंतु खिलते हैं और दिमाग तक एक अत्यंत शक्तिशाली संदेश पहुंचता है। तो दिमाग के चेताकोष खिल उठते हैं। तो जितना स्पर्श देंगे, प्यार का स्पर्श, उतना बच्चे की दिमाग का विकास अच्छा होता है। स्पर्श से वंचित रखो, बच्चे की हालत खराब हो जाती है। उसी तरह एक दूसरी आवश्यकता है कि आपके समक्ष जो बच्चा है, अब बच्चे को छोड़ो, आप बड़े हो चुके हो और आप किसी के पास जाते हो या कोई आपके पास आता है, आप कितने भी काम में होंगे, कितने भी व्यस्त होंगे, कितने भी दुखी भी हो सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि आने वाले व्यक्ति का आंखों में आंखें मिलाइए, आवश्यकता पड़ने पर हाथ मिलाइए या नमन करिए, आदर से उसको बताइए मैं आपकी उपस्थिति की नोट ले चुका हूँ। अगर वो बच्चा, वो व्यक्ति कुछ चीज हासिल करता है तो उसकी प्रशंसा करिए, है ना, आदर से उसको अपने पास बुलाइए, उसकी कदर करिए, वो जैसे भी होगा। व्यक्ति सुंदर हो सकता है, कोई व्यक्ति अरूप, कुरूप या कद्रूपा नहीं हो सकता। सभी व्यक्ति, सभी बच्चे सुंदर है और हम सब बच्चे, सब में सुंदरता है। तो आप अपनी परीक्षा में उसको मत डालिए कि ये सुंदर है, ये नहीं है, ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान नहीं है, इडियट है। करते हुए हम समाज को बांटते हैं, व्यक्तियों को बांटते हैं। जो हमको पसंद पड़ता है उसका स्वीकार करते हैं, नहीं पसंद पड़ते उसका नहीं स्वीकार करते। जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार कमजोर पड़ते हैं उसका आप स्वीकार नहीं करते। बच्चों का स्वीकार नहीं किया जाता, तिरस्कार किया जाता है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो इसलिए बच्चे के लिए समय नहीं दे पा रहे हो, या आप अपनी अपेक्षाओं के धोरणों के अनुसार कोई व्यक्ति, कोई बच्चा काबिल नहीं है, इसके लिए आप उसका स्वीकार नहीं करते, उसका कदर नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसका सत्कार नहीं करते, उसके साथ आंखें मिलाने का, जब आप दुखी हो, आप खुद दुखी हो, टेंस हो या किसी को पसंद नहीं करते, तो आंखों से आंखें मिलाएंगे नहीं। ये गुनाह होगा सामाजिक, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का एक रिकॉग्निशन हंगर होता है, मान्यता की भूख और शारीरिक भूख।
तो स्टिम्युलेशन हंगर इज शारीरिक भूख एंड रिकॉग्निशन हंगर इज मान्यता की भूख, कि आप मेरी उपस्थिति का स्वीकार करते हो और मैंने जो भी काम करके बताया उसका स्वीकार करते हो, उसका कदर करते हो, उसका स्तुति प्रशंसा करते हो। इस आवश्यकता पर और भी चर्चा करने वाले हैं। तो एक हास्य से किसी को सत्कारिए, तो लोगों से आपको ये जो सब चीज़ें मिलती है, प्रेज, वेलकम, अप्रिशिएशन, एक्सेप्टेंस, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, सॉफ्ट जेंटल स्माइल, इससे आपकी रिकॉग्निशन हंगर, मान्यता प्राप्ति की भूख पूरी होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं, आने वाला व्यक्ति कुछ अच्छा काम करके आया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, तो मैं उसका वखाण करूं या उसका कदर करूं, यह असंभव है। तो ऐसा है कि मेरी भवा मेरी आंखें में चढ़ा देता हूँ, मेरी भ्रमर को ऊपर चढ़ाता हूँ, है ना, संकोचता हूँ उसको, या कई बार उसको बुरे शब्दों से भी नवाजता हूँ। तो ये भी एक प्रकार की रिकॉग्निशन हंगर है कि जो करके आप आए वो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मत करो भविष्य में। लेकिन वो बताने के लिए भी उसकी आंखों में आंखें डालिए और फिर उसका सोकॉल्ड इंसल्ट, है ना, सोकॉल्ड उसका टिप्पणी करिए। तो फ्राउन एंड एन इंसल्ट, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिकॉग्निशन हंगर। तो या तो स्तुति करिए, स्वीकार करिए, आदर करिए, कदर करिए, या अगर आपकी मान्यता आपकी अपेक्षा से अलग वर्तन है, व्यवहार है, तो उसका टीका भी कर सकते हो, इंसल्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ शर्तें लागू होगी भविष्य में, जो मैं कुछ समय के बाद आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिक ह्यूमन हंगर्स की बात मैं कर रहा हूँ टीए के अनुसार। फॉर एवरी इन्फेंट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टिम्युलेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। हर बच्चे को ये चाहिए और ये पूरी करने का काम माता पिता का रहा। माता पिता ने ये आवश्यकताएं पूरी करी तो बच्चा खिला। आवश्यकताएं पूरी करने में कोई दुविधाएं आई तो बच्चे के व्यक्तित्व में हमेशा के लिए एक खोट पड़ जाएगी और बच्चे का व्यक्तित्व अलग हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो किसी भी बच्चे को अगर आप फिजिकल स्टिम्युलेशन या साइकोलॉजिकल स्टिम्युलेशन मतलब कि रिकॉग्निशन हंगर पूरी नहीं करेंगे तो बच्चा क्या करता है कि नकारात्मक ढंग से ये आवश्यकताएं पूरी करने का एक तरीका खोजता है। जैसे कि मेरा बच्चा जब मेरे पास आता है तो मैं व्यस्त हूँ और उसके प्रति ध्यान नहीं देता, उसको छूता नहीं, मेरे पास बुलाता नहीं, अपनी गोद में नहीं लेता, उसकी आंखों में आंखें नहीं मिलाता। ये लगातार मेरा वर्तन रहा, कंसिस्टेंट बिहेवियर, निग्लेक्टिंग माय चाइल्ड। तो अब ये बच्चा चाहेगा कि किस तरह मैं अपने पिताजी का प्यार पाऊं, स्पर्श पाऊं। अच्छा तरीका नहीं मिला तो ये बच्चा किसी शरारत पर उतर आएगा, मेरी कोई चीज़, बहुमूल्य चीज़ हाथ में लेगा। हो सकता है मैं लिख रहा हूँ तो मेरी पेन हाथ में उठाएगा या मैं जो कागज़ पर लिख रहा था वो हाथ में ले, उसको फाड़ेगा, इसके ऊपर स्याही आप निकाल कर मेरी लिखावट को खराब करेगा या मेरी बहुमूल्य किसी चीज़ को तोड़ देगा। तो ये बच्चे का नकारात्मक तरीका है। तो हर बच्चे को सकारात्मक तरीके से स्पर्श नहीं मिला, मान्यता नहीं मिली, तो ये अपने वर्तन व्यवहार में नकारात्मक तरीका ढंग अपना लेता है और इसी के जरिए अपने पिता का जो स्पर्श प्यार का चाहिए था वो नहीं मिला तो मार से उसने चलाया, तिरस्कार से उसने चलाया, अपवचनों से चलाया उसने। तो कई लोगों में आप ये तरीका देखेंगे कि बचपन में माता पिता का स्पर्श और प्यार नहीं मिला तो उन्होंने नकारात्मक ढंग से माता पिता से पूरा किया, फिर ये आजीवन उसका वर्तन व्यवहार का ढांचा बन जाता है। तो और सभी जगह पर ये इसी तरह अपनी ज़रूरतों को पूरी करेगा। इसको कहेंगे आप नकारात्मक बिहेवियरल ट्रेट। ये एक वर्तन व्यवहार का नकारात्मक ढांचा उसका बन गया। लेकिन जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की ये बेसिक हंगर पूरी हुई, ये आवश्यकताएं पूरी हुई, संतुष्ट हुई, तो ये बच्चा अपने खुद के लिए सेंस ऑफ ओकेनेस, जिसकी मैं अभी चर्चा करने जाऊंगा, ओकेनेस, आई एम ओके, मेरे में कुछ
क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण मेरे माता पिता मुझे पसंद करते हैं और मेरी आवश्यकताओं पूरी कर रहे हैं, तो मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सही इंसान हूँ, मेरे माता पिता सही इंसान है। तो जिस बच्चे की सभी आवश्यकताएं पूरी की गई, उस बच्चे में खुद के लिए सेंस ऑफ ओकेनेस, मैं बराबर हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे माता पिता ठीक है, पूरा समाज ठीक है। तो आपके अंदर एक मनोस्थिति, एक स्टैंड पॉइंट तैयार होता है, एक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट तैयार होता है, पोजीशन तैयार होती है, जिसको कहा जाता है सेंस ऑफ ओकेनेस। आवश्यकताएं पूरी हुई की गई तो आई एम ओके, यू आर ओके। यू का मतलब अवतरण चिन्ह में फिलहाल माता पिता रहेंगे, लेकिन पूरा समाज बाद में। अब इस समय मैं पूरे समाज को अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी आवश्यकताओं को भली भांति पूरा किया। अगर वो आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई तो इसका मतलब ये होगा कि या तो मेरे अंदर कुछ खराबी है, या मेरे माता पिता में कुछ खराबी है। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो टीए का ये केंद्रवर्ती विचार है, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, यू आर नॉट ओके। तो चर्चा मैं बाद में करता हूँ, पहले हम थोड़ी प्रश्नोत्तरी करेंगे इसके ऊपर, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर। एनीथिंग, आपका कोई सवाल है, कोई टिप्पणी है, कुछ कहना चाहते हो आप? सर लिपि बोलिए। या सर हाँ, खाली when we say कि child सकारात्मक की जगह नकारात्मक फेज पर रिसोर्ट करे to gain attention, तो for the child उसे तो पता ही नहीं है कि सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। तो आई गेस मुझे वो दो शब्द से थोड़ा सा विरोध है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा। बिकॉज बच्चे को पता नहीं, सो आई थिंक सम चिल्ड्रन में लाइक रिसोर्ट टू जैसे बेड वेटिंग हो जाता है कि वो कभी कभी अटेंशन की, इट्स नॉट, बच्चे को थोड़ी मालूम है कि ये नकारात्मक तरीका है, वो तो अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए ही और शी इज एक्टिंग आउट। हाँ, लेकिन उसका एक अवलोकन रहता है कि मेरी माँ मुझे जब मैं चाहता हूँ या जब मुझे आवश्यकता होती है तो स्पर्श नहीं करती है, लेकिन जब मैं बेड वेटिंग करता हूँ, है ना, देखो आप बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया हुआ है। एक बच्चा है, 4 साल का होने को आया, 5 साल का होने को आया, उसके घर में एक दूसरा बच्चा जन्म लेता है ना, उसका छोटा भाई या बहन जन्म लेता है। अब पूरे कुटुंब का, माता पिता का ध्यान उस बच्चे के प्रति आकर्षित है जो छोटा है। हर व्यक्ति उसके साथ खेलता है, उठाता है, प्यार करता है, स्पर्श देता है, उसके लिए चीज वस्तु लेके आते हैं। बड़ा बच्चा है वो अब अवहेलित है ना, उसकी अवहेलना की जा रही है, ऐसा उसको लग रहा है, वास्तव में नहीं भी होता, लग रहा है उसको। तो ये परसेप्शन है ना, ये मान्यता है। अब बच्चा छोटा है, ये बिल्कुल ना समझ है ऐसा मैं नहीं कह सकता, उसकी समझ शक्ति मर्यादित है, उसकी फ्रेम अभी डेवलप नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है। तो उस फ्रेम के अनुसार जो अवलोकन करता है और जो मूल्यांकन करता है, उसके आधार पर ये मानता है कि मेरी माँ या मेरे पिताजी को मैं अब पसंद नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई या बहन ज़्यादा पसंद है। तो ये लगातार थोड़ा रोके, थोड़ी शरारतें करते माता पिता का, ये बच्चा तय नहीं करता कि ये मेरा नेगेटिव तरीका है, वो तो आजमा लेता है कि पहले मैं साधारण रोता था और मेरी माँ मेरे को तुरंत उठाती थी, अब मैं ज़्यादा रोता हूँ तो भी नहीं उठाती, तो थोड़ी जरा शरारत और बढ़ाऊँ, नुकसान और करूँ, है ना, तो खुद का नुकसान करूँ, कुटुंब का नुकसान करूँ, तो उसमें बेड वेटिंग आ जाता है। तो बेड वेटिंग इज कॉल्ड रिग्रेशन। 5 साल का बच्चा पेशाब पर नियंत्रण कर चुका था प्राप्त, रात को पथारी भीगी नहीं करता था। अब क्योंकि उसने देखा कि वातावरण कुटुंब का बदला है, मेरी कीमत कम हुई है, तो ये बच्चा एक तरीका खोजता है। उसको पता नहीं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन अब मैं समाज शास्त्री हूँ, वर्तन व्यवहार शास्त्री हूँ, है ना,
आई एम ए बिहेवियरल साइंटिस्ट, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं वकील हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चा 5 साल का हुआ, अब तक पेशाब नहीं करता था पथारी में, अब गीली करने लगा, तो मैं तय कर लेता हूँ। तो नेगेटिव पॉजिटिव, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, समाज के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन वो तरीका बाद में कायमी बन जाता है ना। वो शरारत, वो नुकसान करने की आदत, कुछ नुकसान करने पर मेरी नौंध ली जाती है, चोरी करने पर मेरी नौंध ली जाती है, पथारी गीली करने पर मेरी नौंध ली जाती है, सिवाय उसके मेरे माता पिता मेरे सामने देखते नहीं। तो ये तरीका बन जाता है। वो समाज मान्य तरीका नहीं है, इसलिए हम उसको नेगेटिव कहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप वर्गीकरण कुछ और करना चाहेंगे तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। हरिओम सर। हाँ सर, पेरेंट्स में से एक पेरेंट, जैसे फादर अगर जॉब के लिए बाहर रहते हैं तो मदर अकेली यहाँ रहती है, तो जो बच्चा है वो देखता है जैसे कि दूसरे बच्चे अपने फादर के साथ एंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, तो वो एब्सेंस, वो फादर की एब्सेंस को फील करता है, वो भी उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है क्या? हाँ, हो सकती है। बच्चा कैसे लेता है मैं पता नहीं। इसमें पहली बात तो ये है कि ये कुटुंब की आवश्यकता है, तो इसके लिए न माता को न पिता को गिल्ट फील करना जरूरी है। दूसरा भी एक मैं देखता हूँ कि कई बार माताएं, महिलाएं काम करती है, जॉब करती है, तो दिन भर बाहर रहती है, बच्चे को किसी आया के घर रखना पड़ता है ना, कहीं क्रैश में रखना पड़ता है, क्रैच में रखना पड़ता है। तो ये कोई गुनाह नहीं है, गलत काम नहीं है। आपकी आवश्यकता करने पर आप बच्चे से दूर रह सकते हो, लेकिन बच्चे के साथ संपर्क बनाए रखिए, है ना। स्पर्श का संकेत नहीं, संभव नहीं है संपर्क स्पर्श का, तो फोन करके बच्चे से बात करते हुए, है ना। अभी तो बहुत अच्छा समय है कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, बच्चे को माँ बाप दिखाए जा सकते हैं, भले घर पे नहीं होंगे, तो थोड़ा फोन करना मत भूलिए घर आके ही। एक तो गिल्ट फीलिंग नहीं करना है, और थोड़ा अतिशयोक्ति भी मत करिए, क्योंकि अपना गिल्ट दिखाने के लिए आप अतिशयोक्ति करेंगे, बच्चा कुछ गलत करेगा तो भी आप चलाएंगे। ठीक है, बच्चा माँ से, मैं दिन भर घर में नहीं थी या पिताजी उसके यहाँ नहीं है, तो जस्टिफाई मत करिए, रैशनलाइज मत करिए, है ना। तो जहाँ पर भी संभव है माँ को पिताजी का स्थान नहीं लेना है। आपके उदाहरण में आप बच्चे के पिता नहीं बन सकते, माँ का ही स्थान निभाइए, लेकिन पिताजी को चाहिए कि फोन करे, है ना, चीज वस्तु भेजें। इसमें जैसे कि किताब छोटी सी भेजी जा सकती है, जिसके ऊपर प्यार से बच्चे का नाम लिखो और फिर बोलो ये मेरे द्वारा आपको एक बहुमूल्य गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, आप बख्शीश दे रहा हूँ, है ना। तो किसी न किसी तरीके से आप अपने बच्चे से स्टिम्युलेशन, मतलब कि फिजिकल टच सीधा नहीं हो सकता, तो इनडायरेक्ट आड़कतरा स्पर्श और चीज वस्तुओं की बात करने से, फोन करने से, आंखों में आंखें डालकर वीडियो कॉलिंग करने से किसी भी तरह पूरी कर सकते हो। ये आप दोनों माता पिता साथ में मिलकर के तय कर सकते हो। पर सर, ये सब साइकोलॉजिकल नीड उसकी फुलफिल करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिमांडिंग हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब चीज वस्तुओं से अपनी वो नीड फुलफिल करना चाहता है। जैसे अभी ये टाइम है तो ये सब जो गैजेट्स है, ये है, वो है, अपने आप को उसमें बिजी रखना चाहे, और मतलब डिमांडिंग हो जाता है। हाँ, आपकी प्रश्न के दो हिस्से हैं अलग अलग। एक तो हर बच्चा 2 साल का होता है ना, तो उसके अंदर जिद प्रवेश करती है, डिमांड प्रवेश करती है। 2 साल आप सब भी नीड पूरी करेंगे तो भी ये रहेगा, उसमें उसका अहंकार जन्म लेता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे पूरा करना है, और माँ को देना होगा, पापा को देना होगा, है ना। ये नेचुरल है, ये डेवलपमेंटल है। 2 साल में हर बच्चे में रहता है, 2 साल से लेकर लगभग 3.5 साल तक ये रहता है। तो वो अनूठी मांगे करता रहेगा, डिमांड करता रहेगा, जिद करता रहेगा। आप पूरी नहीं करेंगे तो ज़्यादा रोएगा, चिल्लाएगा, शरारत करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बच्चे की आवश्यकता पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बच्चा ये वर्तन कर रहा है। ये नॉर्मल है, नेचुरल, डेवलपमेंटल, है ना। लेकिन अगर अतिशयोक्ति हो रही है, 4 साल पूरा करने के बाद भी बच्चा अपनी ये जिद, अपनी ये वर्तन की लड़न छोड़ नहीं रहा, तो आप थोड़ा आत्मनिरीक्षण करिए कि क्या बच्चे की कोई आवश्यकता पूरी करने में कमी हो रही है क्या, तो उसको पूरी करने में आप प्रवृत्त होइए, है ना। तो बच्चे का जिद करना कई बार
बाढ़ मानस है, वो करेगा, कुदरती भी है, लेकिन आवश्यक अब ज्यादा होने लगता है। शरारत से भी ऊपर, शरारत अच्छी है लेकिन जिद्दी वर्तन है ना, स्टबॉर्ननेस, ये चाहिए ही चाहिए, फिर वो रोता है, तब सो देखिए कि मैं कोई आवश्यकता पूरी करने में नाकामयाब हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इसके आधार पर आप पूरी करिए। तो डेवलपमेंटल नीड होती है, डेवलपमेंटल स्टेट होता है, उसमें कुछ चीजें सामान्य होती है। 1.5 साल से लेकर 3.5 साल तक हर बच्चा जिद्दी बनेगा, डिमांडिंग, मांगता रहेगा आपसे, है ना, और अपनी चीज किसी को देगा नहीं, ये नेचुरल है, डेवलपमेंटल है। ओके सर, थैंक यू सर। सर उसके बाद भी चला रहे तो उसे क्या करें? तो वो व्यक्ति को पहले तो तार्किक रूप से चर्चा करेंगे कि आपको अतिशयोक्ति लग रही है या थोड़ी सी असामान्यता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन असाधारण है वर्तन, मतलब कि इतना डिमांडिंग बन गया कि कोई चीज ना देने पर ये पूरी दुनिया अपने सर पर उठा लेता है। तो थोड़ा आत्मनिरीक्षण करिए उसके वर्तन का, और थोड़ा उसके साथ चर्चा करना जरूरी होगा, उसकी उम्र के अनुसार, समझ शक्ति के अनुसार चर्चा करिए। एक का मनोवैज्ञानिक विज्ञान ये ध्यान में रखिए कि बच्चा मांगता है कोई चीज तो ये नहीं चाहता कि माता पिता हर मांग को पूरी करें, ये केवल आपकी कसौटी करना चाहता है कि मेरे माता पिता किस हद तक कमजोर है या नहीं है, केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए। जैसे कि आपकी परीक्षाओं में कुछ सीधे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ टेढ़े सवाल और कुछ बहुत कठिन सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं, वो आपकी क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए। उसी तरह बच्चा अलग अलग प्रकार का वर्तन, खास करके 1.5 साल से लेकर 3.5 साल तक अलग अलग प्रकार की शरारतें करता है, मांग करता है, जिद करता है, वो आपकी परीक्षा करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको वो सवाल का जवाब आना चाहिए, आपको वो डिमांड पूरी करनी चाहिए, उसकी वो जीत को पूरी करनी चाहिए। आपको लगे कि वो पूरी करने लायक नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, इससे आपके बच्चे पर कोई हानि नहीं होगी, उसकी मानसिकता पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मेरी माँ या मेरे पिताजी हमेशा ना ही ना बोलते रहे, ऐसा कोई कायमी छाप नहीं बनता बच्चे पर। लेकिन अगर आपने कमजोरी बताई कि हर बार बच्चा रोया, कोई चीज तोड़ी, जिद की और आपने पूरी कर दी वो अब जो भी मांगता था वो, इसका मतलब आपकी कमजोरी को आपने खुली कर दिया बच्चे के समक्ष। अब ये बच्चा आपको छोड़ेगा नहीं, ये हमेशा के लिए ऐसा ही करना सीख लेगा। सर आना रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जी। ચાઇલ્ડ નું તો બી અંડરસ્ટેન્ડ એ ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, પણ જે મધર્સ પર જે ઇફેક્ટ થાય that if you have a compliant child ego state which is higher અને ચાઇલ્ડની નીડ્સ ફૂલફિલ નથી થતી ને ટેન્ટ્રમ્સ છે કે જીદ છે, તો એ મધરના ઈગો સ્ટેટ પર વધારે વૂન્ડ થતા જાય ને કે આઈ એમ નોટ બીંગ અ ગુડ મધર, આઈ એમ નોટ બીંગ એબલ ટુ તાર્કિક રીતે I can understand કે હા ચાઇલ્ડની નીડ ઇઝ નોટ વેલિડ એને પૂરી કરવી જરૂરી નથી, but emotionally I feel I am a failure as a mother now. हाँ, ये गिल्ट फीलिंग का आपको 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 निकाल करना होगा, है ना। नकारात्मक ग्रंथि किसी भी हालत में बच्चे के उछेर के दरमियान माता पिता के दिमाग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो या तो खुद उसका रैशनलाइज करके निकाल करो, या खुद नहीं कर पाएंगे तो आप अगर ये, क्योंकि वर्किंग मदर्स को ये होता है कई बार, है ना, जो पिताजी काम के वास्ते प्रदेश विदेश सिधारे हैं, अभी यहाँ नहीं है, उन लोगों में अलग अलग कारण से ये गिल्ट हो जाता है, अपराधी भाव हो जाता है, खुद दूर नहीं कर पाते, तो किसी इसका मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त करिए, इसको दूर करिए। बच्चे की हर आवश्यकताएं, नीड, डिमांड, जीद पूरी करना मेरी क्षमता नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनहगार हूँ, दोषी हूँ। तो ये विधान सुबह चर्चा के दरमियान पहले ही मैं कर चुका हूँ कि बच्चे की आवश्यकताओं को पूरी न करने में मेरी अक्षमता रही, ये मेरा दोष रहा। तो आज अगर बच्चे का जीवन खराब हो जाता है ना, तो इसका दोष मेरे सर पर मैं ले लेता हूँ, गिल्ट फील करता हूँ, ये करने की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी मोटी बातों में या बड़ी से बड़ी बच्चा गुनहगार बन जाता है,
अपराधी बन जाता है समाज का। तो इसकी गिल्ट अपने आप पर मत ओढ़िए। पछतावा कर सकते हो, लेकिन गिल्ट, अपने आप को दोषी ठहरा कर सजा मत करिए आप। Sir, it's easier said than done. आई अंडरस्टैंड, मेरे अंदर भी ये है शामिल। तो इसका सामना करना होगा कैसे भी, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक विधान सुबह में ही बोल चुका हूँ मैं कि बच्चे की लालन पालन में जो कमजोरियाँ रही, अक्षमताएं रही, उसके माँ बाप दोषी है। इस विधान से आप सम्मत हो या नहीं हो, इस पर पूरा सोचिएगा। किसी भी माँ बाप को दोषी ठहराएंगे उसकी गलतियों के लिए या नहीं ठहराएंगे, ये मनोवैज्ञानिक विधान है ना। एक सामाजिक स्टैंड पॉइंट, आपको सोचिए स्टैंड पॉइंट लेना है इसके आधार पर, क्योंकि बड़े से बड़े गुनहगार आपके समक्ष आएंगे तो उसके माता पिता को दोषी ठहराएंगे क्या? तो काफी सारे व्यक्तित्वों को मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके माता पिता का दोष है ये तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर अगर कहीं गलती करता है तो उसको कोर्ट कचहरी के कटहरे में खड़ा कर दिया जा सकता है, लेकिन किसी माता पिता को नहीं। कारण है दोनों काम व्यावसायिक है, प्रोफेशनल काम है, बच्चे का उछाल और डॉक्टरी, लेकिन एक में तालीम दी गई, एक में तालीम नहीं दी गई। और परंपरागत रूप से जो ढांचा रहा समाज का, उसके अनुसार मैं माँ बाप बना हूँ, तो इसका दोष नहीं हो सकता। तो या तो आप माँ बाप को दोषी ठहराएंगे या उनको मुआफ करेंगे। तो एक स्टैंड पॉइंट होगा, साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, इसके ऊपर बहुत चिंतन करना होगा हमको सबको। थैंक यू सर। ओके सर, संगीता गांधी। हाँ जी, हाँ बोलिए सर, संगीता। जैसे बच्चा नया होता है, ऐसे पेरेंट्स भी तो नए ही होते हैं, उनके लिए भी वो फील्ड नया ही होता है, पेरेंटिंग। मैं जो समझ रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं ये विधान कर रहा हूँ कि या तो आप माता पिता को दोषी ठहराइए या मैं माफ करिए, ऐसा भी नहीं बोल सकता उनको, है ना। कोई माता पिता दोषी नहीं होते, क्योंकि बच्चे का लालन पालन कितना मुश्किल है वो तो हम सबको पता है। जो माँ बाप नहीं बने उनको पता नहीं, लेकिन जो माँ बाप बन चुके उनको तो पता है ये कितना कठिन काम है ना। केवल मुझे स्पर्श करना होता, खाना देना होता, वो तो अलग बात थी, लेकिन मैं खुद अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता हूँ मेरे जीवन में, और उस समय मैं हताश होता हूँ, निराश होता हूँ, है ना, दुखी होता हूँ। ऐसे में मेरे बच्चे की आंखों में आंखें मिलाना है, उसको छूना है, उसको उठाना है, उसकी कदर करना है ना। वो सब हर बार संभव नहीं भी बनेगा, तो बहुत कठिन है। हाँ, गीजू भाई बधेका ने एक बहुत उत्तम विधान लिखा जो मेरे दिमाग में, मैंने पत्थर पर लकीर की तरह कोतर लिया है कि माँ बाप बनवू अघरू छे। सिंपल सा विधान, गीजूभाई बधेका, माँ बाप बनवू अघरू छे। तो माँ बाप की छवि, हर माँ बाप की छवि मेरे दिमाग में बहुत ऊंची है। कैसे भी होंगे, बच्चा गुनहगार निकला होगा। गांधी जी का बहुत दोष लगाया जाता है कि उनका एक बच्चा हरिलाल गुनहगार निकला, शराबी निकला, वेश्यागमन किया उसने, और क्या क्या नहीं किया, चोरी भी की उसने। तो गांधी जी पूरी दुनिया को सुधारने निकले थे, अपना ही बच्चा सुधार नहीं पाए। तो गांधी जी की बहुत टीका की जाती है इसके बारे में, गांधी जी की बहुत ग्रंथ लिखे गए और एक दो पिक्चर भी बने इसके ऊपर। तो मेरे लिए हर माँ बाप की बहुत आदरणीय छवि है मेरे दिमाग में। यस, थैंक यू एक क्वेश्चन सर जागृति। हाँ सर, जहाँ पे बच्चे के लर्निंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो उसका लर्निंग मतलब कैसा होता है, वो चकासनी वाली जो हम बोलते कि दे टेस्ट देयर पेरेंट्स। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इवन द न्यूबॉर्न बेबी या कुछ दिनों का बच्चा होता है, वहां पर भी टेस्टिंग आता है कि वो रोता है, अगर उसको तुरंत बार बार गोदी ले लिया जाता है तो उसको पता है कि मैं बोलूंगा, रोऊंगा तो तुरंत गोदी ले लेते हैं। और कुछ बच्चों को ऐसा धीमे धीमे हैबिट हो जाता है कि अगर उनको थोड़ी देर खेलने, रोने या बेड पे या जो जगह है वहीं पर उनको थोड़ा खेला जाए उनके साथ, तो वो समझ जाते हैं कि मुझे गोदी नहीं लिया जाएगा, और वो उस तरह की
तरह से ट्रेंड होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे बहुत ही अर्ली एज से आई थिंक वो समझने लगते हैं ये सब चीजों को कि मेरी जरूरतें किस तरह से पूरी हो रही है या होंगी, ऐसा मुझे समझ में आता है। और वो दे स्टार्ट लर्निंग कि ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा मुझे ऑब्जर्वेशन है। एक स्ट्रिंग्स अटैच किए बिना एक नम्र निवेदन करता हूं कि जन्म से पहले 2 साल इन्फेंसी, शिशु अवस्था है ना, शिशु अवस्था में बच्चे को स्पर्श, आप कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं करेंगे कि मैं बार बार छूंगी तो उसकी ये आदत बन जाएगी, ये डिमांडिंग बन जाएगा, ये शरारत करके 2 साल तक बच्चे को लगातार स्पर्श चाहिए, है ना, वो देना ही है। हाँ, 2 साल के बाद धीरे धीरे उसमें आपकी स्पर्श को सब्स्टिट्यूट करके और किसी, जैसे खाली आंखों में आंखें मिला करके, या कैसे हो बेटे, है ना, चेहरे पर स्माइल ला करके धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन पहले 2 साल में बच्चे को उठाना, उसको गोद में लेना, उसको तुम्हारा स्पर्श देना, तुम्हारा प्यार दुलार देना, ये उसकी आवश्यकता है। उसके लिए कोई भी आप स्ट्रिंग अटैच मत करिएगा, है ना। तो एक छोटा सा और मुद्दा लेकर के आज की चर्चा में पूरी करता हूँ। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि हर बच्चे की 2 आवश्यकताओं की चर्चा हम कर चुके। ये 2 आवश्यकताएं थी, स्टिम्युलेशन हंगर और रिकॉग्निशन हंगर। अब एक और हंगर है जिसको कहा जाता है पोजीशन हंगर। पोजीशन हंगर की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। छोटा सा चर्चा 2-4 मिनट का, और फिर हर बच्चा जीवन में एक स्थिति, एक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट लेना चाहेगा, है ना। तो ये साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट को टीए की भाषा में कहा जाता है बेसिक लाइफ पोजीशंस। कि एक स्टैंड पॉइंट बच्चा लेता है खुद के बारे में, औरों के बारे में। तो जैसे कि खुद के बारे में एक मान्यता बनाता है, आई एम ओके। औरों के बारे में एक मान्यता बनाता है, यू आर ओके, है ना। तो इधर आई एम ओके और आई एम नॉट ओके, है ना। ये एक स्टैंड पॉइंट बना लिया। किसके आधार पर बनाया उसने? कि जब ये शिशु था 2 साल तक का, तब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, स्पर्श और आहार पूरी की गई या नहीं, मानसिक आवश्यकताएं, प्यार, आंखों का स्पर्श, है ना, कदर, प्रशंसा की गई या नहीं की गई। अगर की गई तो बच्चा मानता है मेरे अंदर कुछ क्षमता है, इसीलिए मेरा स्वीकार किया गया। तो अपनी क्षमताओं में उसका विश्वास बनता है और ये बच्चा कहने लगता है आई एम ओके। और अगर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई तो बच्चे को लगेगा, जैसे कि मैं किसी के चेहरे पर आंखें लगाकर टकराकर तुरंत आंखें वापस खींच लेता हूं, तो यह व्यक्ति सोचेगा कि मेरे चेहरे पर कुछ कमी है, तभी सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने देखता नहीं, या मेरे साथ बात नहीं करता, या मुझे हाथ मिलाने से इनकार कर रहा है, तो मेरे अंदर कोई कमी है, आई एम रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। तो ये बच्चा अपने लिए एक स्टैंड पॉइंट, एक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, एक मनः स्थिति पोजीशन, साइकोलॉजिकल पोजीशन ले लेता है, आई एम नॉट ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। तो ये खुद के बारे में निर्माण कर लिया। या तो ये मान लेता है मैं ठीक हूं या मैं ठीक नहीं हूं। कुछ उसी तरह उसके माँ बाप के बारे में भी एक मान्यता बना लेता है बच्चा कि माता पिता ने मेरी आवश्यकताएं पूरी की, मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, मेरी कमजोरियां हैं या मेरी शक्तियां हैं, माता पिता ने मेरी मान्यताएं पूरी की, मेरी आवश्यकताएं पूरी की, तो इसका मतलब है वो बहुत महान है, वो बहुत अच्छे हैं। तो बच्चा पहले माता पिता के बारे में पहले 4 सालों में एक मान्यता बना लेता है, माय पेरेंट्स आर ओके, और फिर ये बड़ा हो जाता है। तो माँ बाप का स्थान
सब्स्टिट्यूट किया जाता है पूरे समाज के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, सभी लोग कैसे हैं इस समाज में, ये पूरा समाज कैसा है। तो इसके लिए एक मान्यता उसने बना ली, यू आर ओके। और अगर उसकी मान्यता पूरी नहीं की गई तो मैं तो खुद अच्छा ही इंसान हूँ, मैं तो ओके हूँ, लेकिन मेरे माता पिता में कुछ कमजोरी है, कुछ गलती है, ताकि वो मेरी आवश्यकता को पूरी नहीं करते, मैं इतना सारा प्रयास करता हूँ फिर भी, तो इसका मतलब है उन्होंने कोई कमी है, उनमें कोई कमी है। और फिर 4 साल के बाद ये माता पिता का वो सब्स्टिट्यूट करके पूरे समाज के लिए ग्रंथि बांध लेता है। तो लाइफ पोजीशन का मतलब होता है ग्रंथि बनाना, साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट तैयार करना, खुद के बारे में, औरों के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, एम आई ओके, एम आई नॉट ओके, आर यू ओके, आर यू नॉट ओके। इसको टीए में कहा जाता है बेसिक लाइफ पोजीशन। ये तुम्हारा हमेशा का स्टैंड पॉइंट बन जाता है। ये स्टैंड पॉइंट लाइफ पोजीशन तय कर लेते हो आप जीवन के प्रथम 8 सालों में, और इसके आधार पर बच्चा मैं कैसा हूं और समाज कैसा है, और इस स्टैंड पॉइंट के आधार पर ये बच्चा अपने जीवन में जो भी करेगा, फिर भविष्य में वो रोएगा, वो शरारतें करेगा, वो गुनाह करेगा, वो गलत काम करेगा, अच्छा काम करेगा, कोई भी निर्णय लेगा, शराब पीने का निर्णय, आत्महत्या लेने का करने का निर्णय, कोई भी जीवन लक्ष्य निर्णय लेगा या कोई भी वर्तन व्यवहार बताएगा, तो वो अपनी इस लाइफ पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए हमेशा के लिए करता रहेगा। तो इसके आधार पर बच्चा अपने जीवन में, भविष्य में बहुत सारी स्क्रिप्ट बना लेता है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल गेम्स बना लेता है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ भविष्य में करूंगा। आज इस बेसिक लाइफ पोजीशंस बेस्ड ऑन whether your psychological needs were satisfied in your childhood or they were ignored, they were denied, इसके आधार पर आप ऐसे एक स्टैंड लेते हो। तो अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना है, मैं ये चर्चा अधूरी छोड़ता हूँ, आने वाले समय में पूरी करते हैं। उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी चर्चा हम करते जाएंगे। तो કેતન ભાઈ કઈ પૂછવું છે? હા સર, સર એક વસ્તુ એ પૂછવી છે કે બાળકોની જીદ, એક તો એમનો ચાઇલ્ડ ઈગો હોય છે બાળકોમાં પણ, અને એટેન્ટિવ હોય છે કે એમને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપીએ તો બાળક ગુસ્સો થાય, અથવા તો એ કોઈ પણ રીતે એટેન્શન મેળવવા માટે ટ્રાય કરે. અચ્છા, હવે મા બાપ સપોઝ અત્યારે હું બાળકને ખવડાવું છું, પણ એને ખાવું ના હોય તો હું એને મોબાઈલ આપી દઉં છું, તો મોબાઈલ આપીને એની જીદ પૂરી કરું છું ને પછી હું એને ખવડાવું છું. મેં મારું કામ કર્યું, પણ બાળક પર એની અસર શું થઈ કે એને પોતાની જીદ પૂરી કરે છે. હવે આવી જીદ આપણે નાનપણથી પૂરી કરતા જઈએ તો મોટા થયા પછી પણ જો બાળકને આપણે જીદ પૂરી ના કરીએ તો એ પોતાના અલગ રસ્તો શોધી લે છે. તો આપણે એવું ના કરી શકીએ કે ભાઈ બાળકની જીદ પૂરી કરવાના અલગ રસ્તા છે. સપોઝ એક છોકરું ચોકલેટ માંગે છે દરરોજ, તો પછી આપણે એને રિસ્ટ્રિક્શન લાવીએ કે તને દર અઠવાડિયામાં એક જ ચોકલેટ આપીશ અને એને કન્વિન્સ કરીએ. જો એ રીતના એની જીદ પૂરી કરીએ તો બાળક પર અસર ઊંધી ના થઈ શકે ને. હા, ઓકે. હવે અગત્યનું છે, હજુ એક આપણે બહુ મહત્વનો ટીએ નો સિદ્ધાંત ચર્ચા કરવાનો મેં અધૂરો રાખેલો છે, એ હવે પછી આવશે. પણ અટપટો સવાલ છે, હું એનો સારામાં સારો જવાબ નહીં આપી શકું, પણ बच्चा कुछ मांगता है, आपको उसकी डिमांड पूरी करना है, नहीं करना है। चॉकलेट मांगी, मोबाइल फोन मांगा, हाँ पाड़नी है, नहीं पाड़नी है, ना बोलना है, तो हाँ और ना दोनों में आपने बच्चे की, हाँ बोलने में या ना बोलने में, दोनों में आपने बच्चे की स्टिम्युलेशन है नीड एंड हंगर रिकॉग्निशन नीड दोनों पूरी करी है। खास सोच लेना, ना बोलने से ये तय नहीं होता कि आपने बच्चे की नीड, रिकॉग्निशन नीड पूरी नहीं की, ऐसा मत सोचना आप। हाँ, आपने ना बोलने के लिए उसकी आंखों में देखा कि नहीं देखा, क्या आप उसकी आंखों में देखने को अवॉइड करते रहे, ये समझना जरूरी है। और दूसरा, आपको आपकी ये कंसिस्टेंट आदत बनी कि आप जब भी काम में होते हो हर बार बच्चे को मोबाइल फोन दे करके उसका पीछा छुटकारा करवा लेते हो, ये आपका कंसिस्टेंट आदत बन गया होगा।
तो बच्चा इसकी नोट लेता है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ना बोलते हैं, इसके उसके दिमाग पर कोई कठोर असर नहीं होती, गलत असर नहीं होती। ना पढ़ना भी अच्छा तरीका है, रिकॉग्निशन नीड। जैसे मैंने बोला कि फ्राउनिंग, इंसल्टिंग ऑल्सो इज अ वे ऑफ सेटिस्फाइंग रिकॉग्निशन नीड, है ना। मैं किसी व्यक्ति को डांटता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि तुम्हारा वर्तन मुझे पसंद नहीं है। इसका चर्चा करेंगे अभी, तो एक और बाबत आएगी बाद में धीरे धीरे, है ना। तो इसके आधार पर ये चर्चा होगी, तब आपके पास स्पष्टता होगी। सर इसका मतलब ना भी पढ़ सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार है। वो भी तो सिखाना पड़ेगा। कह सकते हो कि मैं काम में हूँ, इस समय तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। ओके। ना सुनना भी सिखाना पड़ता है ना बच्चों को, सिखाना सिखाना जरूरी है, उसकी मर्यादा बताना जरूरी है कि मांगूंगा वो हर चीज मुझे मिल नहीं सकती। बराबर। ओके सर। ओके, तो કોઈ બીજા પ્રશ્નો હોય તો? નહીં તો અહીંયાથી પૂરું કરીએ છીએ આપણે, અને આગલા રવિવારે આ ચર્ચા ચાલુ રહેશે. હવે આપણે ટીએમાં ક્લાઇમેક્સમાં છીએ અત્યારે, અને લગભગ 2 રવિવારમાં હું ઘણું પૂરું કરી શકીશ. हरिओम सर. हरिओम सर जैसे स्टिमुलेशन हंगर और रिकग्निशन हंगर के बारे में हमने आज जाना है, तो सर कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बच्चे की स्टिमुलेशन हंगर फुलफिल की जाती है, पेरेंट्स पूरा अपना एफर्ट्स लगाते हैं इसको फुलफिल करने में, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ पैदा होते हैं जिसकी वजह से वो तो अपना एफर्ट्स करते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो उनकी जो भी हंगर है उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो क्या उसका ये बाल मानस वो नेगेटिव थिंकर बन जाता है? आप उतना भी सतर्क मत बनिए कि मेरी हर कमजोरी का, मेरी हर मतलब गलती का बच्चे पर खराबी प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा मत सोच के चलिए, है ना। कोई जरूरी नहीं। अगर बच्चे को आप बता देते हो कि मैं तुम्हारे साथ आने वाले 5 दिन तक व्यस्त रहने के कारण बात नहीं कर पाऊंगी, तो इसमें कोई खराबी नहीं, कोई गुनाह नहीं आपका, है ना। वो बच्चा एक्सेप्ट कर सकता है, बीमार हो, आप बच्चा समझेगा, क्यों नहीं समझेगा। आपने एक बार बता दिया ना बात करते हुए कि इस समय मैं तुमको समय नहीं दे सकता, प्लीज, है ना, बाद में बात करेंगे, 5 दिन के बाद आओ मेरे पास, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो जैसे कि मैं ऑफिस से घर आता हूँ, मैं थका हुआ हूँ, है ना, मैं ड्रेन्ड आउट हूँ, मैं टेंस हूँ, तो मैं बच्चे को बोलूंगा प्लीज मेरे साथ खेलना है, तुम्हारी बात बराबर है, लेकिन इस समय मैं थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए प्लीज। तो कर सकते हो ये, मतलब उसे समझाने का तरीका डिफरेंट रहता है, ऐसा ही लेकिन होगा। हमेशा स्पर्श देंगे ही नहीं, हमेशा आके क्योंकि पिलाएंगे नहीं, हमेशा कंसिस्टेंट पैटर्न, है ना, लगातार वर्तन, इससे बच्चे को नुकसान बनता है। 1 आध 2 बार 4 बार कर लिया तो इससे बच्चे पर कोई खराब असर नहीं पड़ेगी। ये भी आपकी मजबूरी को समझता है, आपकी मर्यादा को समझता है, तो बच्चे भी महान होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपकी कसौटी लेना चाहेंगे। थैंक यू सर। ओके, तो पूरा करेंगे यहाँ से, और अगले रविवार को इस चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच आपको। सर दीपा बोल रही हूँ, प्रीवियस स्लाइड मेरे को एक बार दिखा सकते हैं सर? यू आर ओके वाला के ऊपर वाला। हाँ, ये अभी तो बहुत सारी आएगी, आप चिंता मत करना, ये दोबारा भी बताने वाला, ये वाला है। हाँ सर, ये वाला चाहिए ना आपको? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन सर। लास्ट जो संडे को सेशन हुआ था वो अपलोड हो सकता है क्या यूट्यूब पे? क्योंकि मैंने इनिशियल